शुक्रिया शुक्रिया। जी थैंक यू सबसे सर। पहले शुक्रिया। सबसे पहले इसे कंसेप्ट दिया था जीन पियाजे ने, और जीन पियाजे से मुतासर होकर बाद में उसका दिया था कोहलबर्ग ने दिया था। लेकिन जो फेमस हुआ, जिसको ज़्यादा वैल्यू दी गई, वो कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को दी। जो इसकी थ्योरी थी जीन पियाजे की, इसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी तो वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है। और लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो बातें मैं आपको बताऊंगा, वो आपने जहन नशीन कर लेनी है। लेकिन सारा आपका फोकस जो होना चाहिए वो इसके ऊपर होना चाहिए, कोहलबर्ग की थ्योरी के ऊपर। तो मुझे जरा ठीक है जी। अच्छा, जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है ये तो जीन पियाजे की, इसका एक नाम और भी है, करेक्टर डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं इसको, करेक्टर डेवलपमेंट। और जीन पियाजे ने ये 1932 के अंदर इसको जो है वो दिया। मैंने बहुत मुझे बहुत करनी है, सॉरी। ठीक ठीक। जी ठीक है। तो ये 1932 के अंदर जीन पियाजे ने इस थ्योरी को दिया था। उसके बाद 1968 के अंदर जो है वो कोहलबर्ग की थ्योरी दी। यानी 1932 के अंदर जीन पियाजे ने दी थी, और 1958 के अंदर जीन पियाजे से मुतासर होकर कोहलबर्ग ने थ्योरी दी थी। और इन दोनों का फोकस तो जो था वो मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर था, कि बच्चा जो है, ये बड़ा, ये इनका मॉरली कैसे इन्हें पता चलता है कि ये चीज़ राइट है, ये चीज़ रॉन्ग है। चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना, चीज़ों को रीजनिंग देना, ये जानते हैं। इसकी चाचा ने किताब भी लिखी थी, मोरल जजमेंट, जो 1932 के अंदर इसने किताब लिखी थी, मोरल जजमेंट। और जो इससे है जज जो है, इसने चार इसकी टाइप के हवाले से बात की थी, लेकिन दो को ऊपर उसने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। इन दो के अंदर एक तो ये है कि ये बात करना चाहता है कि कैसे सेंस डेवलप हो कि राइट एंड रॉन्ग के अंदर। यानी मिसाल के तौर पर मैं किसी सिचुएशन के अंदर हूँ, और उस सिचुएशन के अंदर मैं कैसे डिफरेंशिएट करूँ कि मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ। तो वो उसी को ये कहता है कि मॉरल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है। इसके अलावा जो चार पांच टर्मिनोलॉजीज हैं, ये दोनों के अंदर यूज होंगी, कोहलबर्ग के अंदर भी और जीन त्यागी की थ्योरी के अंदर भी। तो यहाँ पर समझ लें, वहाँ पे हम इसको स्किप कर देंगे। एक होता है मोरल डायलामा, एक होता है मोरल रीजनिंग, मोरल रियलिज्म, मोरल कॉपरेशन और इमिनेट जस्टिस। अच्छा, मोरल डायलेमा ये होता है कि जब आप किसी ऐसी स्टेट के अंदर होते हैं कि जहाँ पे आपको समझ ना आ रही हो कि मैं क्या करूँ, यानी आपको क्लियर ना हो कि मुझे क्या करना चाहिए, इसे हम कहते हैं मोरल डायलेमा। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि मैं बाजार से कोई चीज़ लेने गया, और एक चीज़ मैंने ले ली, दूसरी चीज़ मुझे पसंद आ गई कि यार मुझे वो भी लेनी चाहिए। अब मैं वहाँ पे सोचने में खड़ा हो गया हूँ कि यार मैं ये लूँ या ना लूँ। मैं मुझे कोई रीज़न नहीं मिल रही, मैं एक कंफ्यूज स्टेट के अंदर हूँ। मैं क्या फैसला लूँ, क्या मुझे चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मोरल डायलेमा एक ऐसी स्टेट होती है कि जहाँ पे हम कंफ्यूजन के अंदर होते हैं, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूँ, इस सिचुएशन को मैं कैसे टैकल करूँ। दूसरे मोरल रीजनिंग, जब हम कोई काम कर लेते हैं अच्छा या बुरा, राइट या रॉन्ग, इसके बाद हम उसको बाद में रीजनिंग देते हैं कि ये काम मैंने इसलिए किया कि इसकी वजह ये थी। यानी राइट या रॉन्ग काम को तो जस्टिफिकेशन देना, तो जजमेंट करना, कोई रीजन देना, तो ये काम जो है ना, ये राइट है रॉन्ग, जो भी काम मैंने किया है
तो ये चीज रॉन्ग है तो इस वजह से रॉन्ग है, ये चीज राइट है तो इस वजह से राइट है, तो इसको हम मोरल रीजनिंग बोल रहे हैं। तो थर्ड है हमारे पास मोरल रियलिज्म। मोरल रियलिज्म ये होता है कि ये लोग ये हैं जो कहते हैं कि रूल्स आर एब्सोल्यूट, हम कहते हैं कि जो असूल हैं उनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये असूल हमारे बड़ों ने बनाए हैं, चाहे गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जिसने बनाए हैं, इनको फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। ये रूल्स को अहमियत देते हैं और रूल्स को फॉलो करने की बात करते हैं, और इनके यहाँ कोई कॉपरेशन नहीं है। ये कहते हैं बस जो बात जो एक दफा असूल है उसके ऊपर पैरों अमल करना जरूरी है। फोर्थ वो लोग होते हैं जो मॉरल कॉपरेशन, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि खैर है रूल्स जो है ना ये एक और एस्पेक्ट से बनाए जाते हैं, हमें कुछ कॉपरेशन भी करना चाहिए, हमें जो है ना एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर रूल्स जो है वो गलत हैं तो रूल्स को चेंज किया जाना चाहिए, और हर एक के ऊपर एक रूल्स को हम अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी मिसाल भी आपको बाद में देता हूँ। फिर है इमिनेंट जस्टिस की बात। ये इमिनेंट जस्टिस की बात सिर्फ ये डील क्या जो करता है, वो कहता है कि इफ रूल्स इज ब्रोकन पनिशमेंट विल बी गिवन। अगर भाई इमिनेंट जस्टिस की बात करें, फौरी इंसाफ, वो कहता है भाई किसी ने असूल तोड़ा है तो उसको सजा मिलेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, उसको फौरी तौर पर सजा मिलनी चाहिए जिसके लिए रूल्स है। इसकी बात करते हैं। अब मैं इसकी मॉरल रीजनिंग और कॉपरेशन की एक बात करते हैं। एक आदमी है, उसके पास एक गिलास है, और वो गिलास पानी लेके फिर रहा है, और उसे किसी के ऊपर गुस्सा आया, वो जोर से गिलास को दीवार के ऊपर मारता है। इसी तरह एक और आदमी है, उसके पास 6 गिलास हैं ट्रे के अंदर, और अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ टकराने से उसके 6 के 6 गिलास जो है वो जमीन पे गिर गए, और वो गिलास टूट गए। अब वो लोग जो तो होंगे मोरल रियलिज्म वाले, जो कहते हैं रूल्स आर एब्सोल्यूट, वो कहेंगे कि जिसने एक गिलास तोड़ा है उसकी सजा कम है, और जिसके 6 गिलास तोड़े हैं उसकी सजा जो है वो ज्यादा है। वो नहीं देखेंगे कि इसकी रीजन क्या है। तो ये वाले होते हैं, इसे कहते हैं मोरल रियलिज्म। वो कहते हैं कि जो असूल है भाई, असूल ये है कि एक गिलास तोड़ा है तो इतनी सजा है, 6 तोड़े तो इतनी सजा है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए, वो जैसे भी थे। मोरल कॉपरेशन वाले कहते हैं कि नहीं, उसने जो एक वाला है उसने जानबूझ के तोड़ा है, उसने अग्रेसिव मूड के अंदर तोड़ा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। जो दूसरा जिसने 6 तोड़े हैं उसकी उसकी गलती नहीं है, उससे गलती से ये हुआ है, तो उसको छोड़ देना, रिलीज कर देना चाहिए। तो यानी मॉरल कॉपरेशन वाले कहते हैं कि रूल को परसेप्शन के मुताबिक देखना चाहिए, परसेप्शन पहले से नहीं बनानी चाहिए। वो देखें कि अगर उसकी गलती हुई है तो उसको जो है वो रियायत दी जाए। ठीक है, कॉपरेशन वाले बात करेंगे। जबकि रियलिज्म वाले जो बात करेंगे वो रूल्स की बात करेंगे, और मोरल रीजनिंग में जजमेंट और मोरल डायलेमा के अंदर हम कंफ्यूजन स्टेट के अंदर। इसके बाद भी इसके अंदर दो स्टेजेस के ऊपर हम बात करते हैं, एक तो कहते हैं हेटारोनॉमी और एक कहते हैं एटानॉमी। इसको समझे। हेटेरोनॉमी क्या होती है कि वो चीजें जो बाहर से हमारे ऊपर मुसलत होती हैं, और ऑटोनॉमी जो चीजें हम खुद से जो है वो खुद कर रहे होते हैं, खुद से अपनी जात के ऊपर या खुद कर रहे होते हैं कोई काम, तो उसे ऑटोनॉमी बोलते हैं। यानी तो ऐसा काम करना, ऐसी जो इसमें मेरी अपनी मदद, मेरी अपनी मर्जी शामिल होती है, अपनी विल के साथ मैं काम कर रहा होता हूँ, उसे मैं बोलता हूँ कि ये ऑटोनोमस है। अडॉल्ट मोरालिटी है, मोरल रिलेटिविज्म है। और हेटानोमी कहते हैं कि जिसके अंदर बहस से मेरे ऊपर मोरल वैल्यू मुसलत होती हैं, इसे बोलते हैं। इसको हम मजीद देखते हैं। फिर एक स्टेज होती है इसके यहाँ, जिसे बोलते हैं परी मोरल। परी मोरल तो एक ऐसा होता है कि आपका जो बच्चा है, 1 2 3 4 साल का बच्चा है, वो कोई भी उसके अंदर ना मोरल रीजनिंग नहीं होती, उसके अंदर उसका बेचारे का दिमाग, मतलब एक छोटे बच्चे का तो कॉग्निटिव लेवल इतना डेवलप नहीं होता। इसे तो नहीं पता होता कि रूल ये हैं और इनको फॉलो करना है, रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो सजा मिलेगी। तो इसलिए लिटिल आई नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स एज चिल्ड्रन कांट कैरी आउट कॉम्प्लेक्स मेंटल ऑपरेशन। ठीक है, तो यानी ये छोटे बच्चे होते हैं कि उन्हें किसी रूल का पता नहीं होता, और ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा, अब आ जाते हैं हेटेरोनोमस और ऑटोनोमस की, इसके में बात की। हेटेरोनोमस क्या होती है? मोरालिटी इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड, यानी बाहर से हमारे ऊपर मोरालिटी इम्पोज होती है। हाँ जी, आपने ये करना है, आप बड़े को खड़े होकर सलाम नहीं किया आपने, सलाम 2 हाथों से करते हैं। आपने खाना जो है वो हाथ धोया है खाना खाने से पहले। यानी जो चीजें बाहर से मुसल्लत हो रही थी, हम बच्चे की बात नहीं सुन रहे, हम बच्चे को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये मोरल है, मोरल वैल्यूज ये हैं, आपने ये करना था, ये गलत किया है। इसे बोलते हैं मोरालिटी इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है। तीसरा, यहाँ पे रूल्स आर रिजिड एंड फिक्स्ड एंड गिवन बाय अडल्ट या गॉड, जो भी है। ये रूल्स यहाँ पे सख्त होते हैं और फिक्स होते हैं, और हमें बहस से मिल रहे होते हैं। और अगर कोई रूल हम तोड़ेंगे तो हमें उसके लिए क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। और यहाँ पे मोरल रियलिज्म, यानी रूल्स आर एब्सोल्यूट की बात जो हमने की थी,
यहाँ पे इमीडिएट जस्टिस की बात होगी है कि जिसने गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पे रूल्स आर डिवाइन। रूल्स, वो कहते हैं कि रूल्स वो भी होते हैं जो खुदा की तरफ से हैं, जो इस्लामी मजहबी रूल्स हैं। रूल्स वो भी हैं जो हमारे बड़ों ने बनाए हैं, ठीक है। और एब्सोल्यूट रूल्स की बात करते हैं, एक्सटर्नल मोरालिटी की बात करते हैं, मोरालिटी आफ्टर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ठीक है। ये थी ऑटोनोमस हमारी जो है वो पहली स्टेज करते हैं। दूसरी स्टेज के अंदर अगर हम आते हैं तो वो है ऑटोनोमस। अब यहाँ पे मोरल ऑफ कॉपरेशन होगा, यानी यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि कौन सी चीज़ अच्छी है। यानी अब मिसाल के तौर पे अगर कोई गवर्नमेंट कोई रूल बना देती है, लेकिन मैं देखता हूँ कि यार ये गवर्नमेंट ने तो रूल बना दिया है, ये हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिट ही नहीं आता, तो मैं उस रूल को फॉलो नहीं करूँगा। तो मैं कहूँगा मोरल कॉपरेशन की तरफ जाऊँगा कि कौन सी चीज़ बेस्ट है, कौन सी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे मोरालिटी बेस्ड ऑन योर ऑन रूल, यानी हमारे अपनी मर्जी के ऊपर मोरालिटी बेस कर रही होगी। इट इज ऑर्गेनाइज, देयर इज नो अब्सोल्यूट राइट और रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे जो लोग होते हैं समझ जाते हैं कि दुनिया के अंदर कोई भी अब्सोल्यूट मुकम्मल अच्छा या बुरा नहीं है। नहीं, अगर किसी बंदे ने बुराई की है तो पहले देखना चाहिए कि इसके बैक पे क्या है, कौन सी वजह है जिसके वजह से वो इस गुनाह को करने पे मजबूर हुआ है, इस गलत काम को करने पे मजबूर हुआ है। तो अगर उसने राइट किया है तो राइट में क्या वजह है, कौन सी चीजें हैं कि जो जिसकी वजह से वो बुरे काम से बचा है, वो राइट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दिस कंक्रीट एंड फार्मल स्टेज ऑफ चाइल्ड, ये वो बच्चे होते हैं जो कंक्रीट स्टेज के अंदर या फार्मल स्टेज के अंदर होते हैं। जिन त्यागे की 11 साल से लेके ऊपर, 11 साल से ऊपर वाली एज के जो लोग होते हैं, ये 11 साल नहीं बल्कि ये 7 साल से जो ऊपर वाले लोग होते हैं, ये उनके लिए जो है वो। और इमीडिएट जस्टिस नॉट इम्पोज, यानी वहाँ पे हमने कहा था वो हिटैगोनस कहते थे कि गलत किए तो फौरी सजा मिलनी चाहिए, ये वाले कहते हैं कि सजा फौरी नहीं मिलनी चाहिए बल्कि पहले हमें रीजन देखनी चाहिए। ये इंटरनल है, इसके अंदर पनिशमेंट की जरूरी नहीं है। यहाँ पे कहते हैं आज़ादी होनी चाहिए, रूल जो है इंसानों के लिए बनाए गए हैं, और परसेप्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है कि एक बंदे की इंटेंशन क्या है उसको हम देखें, ठीक है। ये हमने बात की थी जीन त्यागी की स्थिति के वाले से, ये वही बातें जो हमने पहले देख ली हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं असल मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय कोहलबर्ग, ठीक है। ये कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट बहुत थ्योरी बहुत फेमस है, और इसमें से भी पेपर के अंदर एक सवाल जो है वो अक्सर मैंने पेपर के अंदर एक सवाल देखा है इसमें से, ठीक है। तो मोरालिटी क्या है, पहले मोरालिटी की तारीफ कर लेते हैं। हम कहते हैं कि अखलाकियात जो है, जो मोरालिटी है वो बेसिकली एबिलिटी है डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। इस ठीक क्या है, गलत क्या है, इसके अंदर फर्क कर लेना, ये अखलाकियात हैं, ये मोरालिटी है। तो ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। पॉल बर्ड ने अपनी बुक लिखी थी द फिलॉसफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, 1981 के अंदर लिखी थी। और ये थ्योरी वैसे 1958 के अंदर दी थी, लेकिन उसने भी बुक लिखी, और बुक के अंदर जो है उसने इसी थ्योरी, ये थ्योरी भी इसके अंदर मेंशन की। लॉरेंस कोहलबर्ग जो है ये यूएसए का था, ठीक है। और 1927 के अंदर पैदा हुआ, 1987 के अंदर इसकी जो है वफात हुई। और ये बेसिकली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर काम भी करता था, प्रोफेसर भी रहा स्टैको यूनिवर्सिटी के अंदर। और इसकी एक और मजे की बात मुझे थी कि मैंने यानी इसमें जो है ना वो ये जो भी है इस तरह का उसने काम किया कि इवन इसने मोरल डेवलपमेंट खुद ही दी है, और एट द एंड अपनी लाइफ को उसने किस तरीके से खत्म किया। अच्छा, थ्योरी के पर्पज क्या है कि बस मोरल राइट और रॉन्ग के अंदर हमें डिफरेंस करना है कि कौन सी चीज राइट है, कौन सी रॉन्ग है। एक छोटी स्टोरी है जिसकी बुनियाद पे, अब ये पता नहीं उसने स्टोरी घड़ी है कि स्टोरी रियल है, लेकिन मेरे ख्याल आई थिंक ये रियल स्टोरी नहीं है। एक बस एक सिनेरियो बनाया गया है एक थ्योरी को बिल्ड करने के लिए। एक हाइंज एक बंदा था, ठीक है। और उसकी बेगम बीमार हो जाती है। वो अपनी बेगम को हॉस्पिटल लेके जाता है। वहाँ हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वो उसको कहते हैं मेडिसिन लेके आओ, तो मेडिसिन बड़ी एक्सपेंसिव होती है। हाइंज निकलता है और जाता है मेडिकल स्टोर फार्मेसी के ऊपर, और उन्हें कहते हैं कि मुझे ये मेडिसिन चाहिए। वो बताते हैं कि मेडिसिन इतनी प्राइस है, इसके पास इतने पैसे नहीं होते, ये मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव थी। अब इसको अपनी वाइफ की जान भी बचानी थी, वो भी अजीज थी, और मेडिसिन भी लेनी थी। इसी इस्लाम में इसके पास कोई और चारा नहीं था, और इसने वहां पे जो है वो मेडिसिन चोरी की, उठाई और भाग गया, ठीक है। अब ये वाली सिचुएशन जो है नहीं, इसने ये अपनी वाइफ की जान बचाई। अब यही सिचुएशन में तीन बच्चे थे मुख्तलिफ एज के, उनके सामने आके ये स्टोरी बताई गई कि हाँ ये एक बंदा है और उसने इस तरह में ये वाक्य ये काम किया। और तीनों बंदे से पूछा गया आपकी क्या राय है, यानी आप क्या कहते हैं इसके मुताबिक। ये पहले उससे पूछा गया कि पहले ने बच्चे ने कहा कि ही शुड स्टील द ड्रग, उसे दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए थी।
इससे ये इसने लॉ तोड़ा है और ये लॉ नहीं तोड़ना चाहिए। पहले बच्चे ने जवाब ये दिया। दूसरे बच्चे से पूछा कि हाँ ने ये जो काम किया है ये ठीक किया है कि गलत किया है। तो उसने कहा कि हाइंस ने शुड स्टील द ड्रग, इसने इसे दवाई चोरी कर लेनी चाहिए थी और बाद में उससे जो है ना वो अपनी जो कैद है जो वो भी उसको कबूल कर लेनी चाहिए। मैंने पहले ने तो कहा कि इसने जो है ना वो दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए थी, ये रूल्स नहीं है। दूसरे ने कहा कि फिर दवाई चोरी कर लेनी चाहिए थी या फिर जान भी बचानी है, लेकिन उसे बाद में अपने आप को कानून के हवाले कर देना था। इसलिए कहते हैं कि उसको जो है वो दवाई चोरी कर लेनी चाहिए और उससे कैद में भी नहीं जाना चाहिए। यानी आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि इस सिनेरियो को हमने तीन बच्चों के सामने रखा है और तीनों बच्चों से हमने जवाब लिया है, तीनों बच्चों ने हमें डिफरेंट जवाब दिए हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जब सर फैसला क्या आवाज होता है। सही नहीं आ रही। आवाज ठीक नहीं आ रही। धन्यवाद। सर वॉइस इशू है, वॉइस सही हमें तो नहीं आ सर रही। ठीक, हमें तो ठीक चलिए है मुझे सर। अब बताइएगा, ठीक है। सर पहले सुनिए, ऐसी ना फटी तो फटी सी हम थी आवाज, डबल डबल ये होके आ रही सिचुएशन थी। थी उन्हें वो, और उसने तीन बच्चों से सवाल पूछा, उन्होंने इस तरह जवाब दिया। अब चलते हैं आगे अगली की स्टोरी की तरफ। तो जिससे ये मोरल इश्यूज के ऊपर डिस्कस करती हैं और यही सिचुएशन में तीन बच्चों के सामने रखे और उन्होंने इसका जवाब दिया। अच्छा, ये जो मोरल डायलेमा मोरल डिसीजन के मतलब हमने पिछली थ्योरी के अंदर बात की थी, तो जहाँ पे मैंने दोबारा मेंशन कर दिया। तो मोरल डायलेमा एक मोरल सिचुएशन है, और जबकि मोरल जो रीजनिंग है वो बेसिकली राइट एंड रॉन्ग किसी चीज़ को रीजनिंग देना है कि ये राइट क्यों है या रॉन्ग क्यों है। उसके अलावा इस थ्योरी का सोर्स क्या था। बेसिकली इसमें जो है ना वो 72 सैंपल लिए, इस तरह के सवाल मैंने बनाया है ना, मतलब कि उसे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, उसने 72 सैंपल लिए और सारे बॉयज से सैंपल लिए थे। और फिर उसने इसको जो है ना वो जो हीज डायनामा का नाम दे दिया। इसके अंदर तीन लेवल्स हैं और उसके अंदर जो है वो 6 स्टेजेस हैं। यानी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय कोहलबर्ग जो उसने दी थी, इसके अंदर इसने तीन लेवल दिए हैं और 6 स्टेजेस दी हैं। लेवल तीन कौन सी हैं? पहला है परी कन्वेंशनल लेवल, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कन्वेंशनल लेवल। तीसरा हमारे पास है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। जो पहला है परी कन्वेंशनल लेवल, ये 0 से लेकर 10 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो परी कन्वेंशनल में आते हैं। जो दूसरे अडल्ट यानी जो 11 से लेकर 19 साल तक के बच्चे होते हैं वो अडल्ट के अंदर आते हैं। और पोस्ट कन्वेंशनल वो बच्चे जो 20 साल से लेके जो यानी फिर ओल्ड यानी समझ लें, तो उनको जो है पोस्ट कन्वेंशनल कहा गया है। अब वन बाय वन हर स्टेज को देखते हैं। हर लेवल के अंदर में 2 स्टेजेस हैं और टोटल 6 स्टेजेस हैं। यानी ये देखिए, परी कन्वेंशनल एक लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, 3 लेवल हो गए। अब ये इसकी पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, ये तीसरी स्टेज, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी स्टेज है। अब हम सबको हर लेवल की तमाम स्टेजेस को बारी बारी डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास थी परिदर्शन की परी कन्वेंशनल स्टेज का, इसीलिए नाम याद रख लें। परी कन्वेंशनल का दूसरा नाम परिदर्शन स्टेज भी है, ठीक है। बेसिकली हम आपने परी कन्वेंशन याद करना है, लेकिन कहीं परी दर्शन की बात आ जाए तो आपके जहन में होना चाहिए कि परी कन्वेंशन की बात हो रही। 0 से लेकर 10 साल तक, ये 4 से लेकर 10 साल तक की इसकी एज होती है। अब इस स्टेज के अंदर, इसके अंदर थर्ड स्टेज क्या है हमारी, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। यानी यहाँ पे बच्चे की हाँ मोरल वैल्यूज वही होगी जहाँ पे जो है वो या तो वो फर्माबरदार होगा या उसको पनिशमेंट होगी। ये एट द स्टेज या तो बच्चा जो है ना यही अबे कर रहा है, अपने वालदेन को बात को मान रहा है फेयर की वजह से, पनिशमेंट के डर से। और यानी वहाँ पे बच्चा या तो फर्माबरदार है या वो पनिशमेंट के डर है, इस वजह से काम कर रहे हैं। यानी आप अपने ये जो 4 से लेकर 10 साल तक के जो आपके घर के अंदर बच्चे हैं, आप उनको देखते हैं कि वो बच्चा जो है आपसे घर जो है वो काम कर रहा है, तो या तो उसको ये ना हमारा बेटा बड़ा फर्माबरदार है, हमने इसके अंदर ये वैल्यूज इंडल्ज की हैं, या उसको पनिशमेंट का डर है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे जो है ना वो मार पड़ेगी। दूसरी स्टेज के अंदर आती है वो हमारे पास है परिकल्पना की पर्सनल रिवार्ड एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन, ठीक है। ये नाम भी आप याद रखनी है। इसके लिए वन टेक भी कह सकते हैं इसको। पर्सनल रिवार्ड यानी किसी को रिवार्ड देना, एक्सचेंज ओरिएंटेशन एक चीज बदलना। अब यहाँ पे होता है कि बच्चा कहता है टिट फॉर टैट, कि वही बच्चे जहाँ मोरालिटी इसलिए फॉलो करेगा जहाँ उसका अपना फायदा होगा। आप बच्चे को चीज लेने के लिए भेजते हैं, बेटा जाओ दुकान से ना फलां सौदा लेके आओ,
तो बच्चे कहता है कि पहले मुझे पैसे दें, मुझे कितने मिलेंगे, 10 रुपये मैं लूंगा तो तब मैं सौदा लेके आऊंगा। अब ये गिव एंड टेक वाली पॉलिसी है। तो टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज की बात करते हैं। टिट फॉर टैट यानी माई एटीट्यूड विल ऑलवेज बी वे फ्रॉम हाउ यू ट्रीट मी। मेरा एटीट्यूड जो है वो इसी के ऊपर होगा कि आप मुझे ट्रीट कैसे करते हैं। तो ये वाली बात कौन करता है? माई एटीट्यूड विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन हाउ यू ट्रीट मी, कि आप मेरे साथ कैसा बिहेव करते हैं उस चीज़ों पर। यानी अच्छा करेंगे तो मैं आपके साथ अच्छा करूंगा, मेरे साथ बुरा करेंगे तो मैं आपके साथ बुरा करूंगा। जैसे बच्चे क्लास में होंगे, इसने मुझे मारा और मैंने इसको मारा, तो इस तरह की जो बात होती है इसको हम कह रहे होते हैं कि ये कौन सी होती है, ये हमारी सेकंड स्टेज होती है। ठीक है, समझ गए होंगे मेरा ख्याल है टिट फॉर टैट वाली बात को। इसके बाद थर्ड में हमारे पास होता है, यानी लेवल नंबर 2 शुरू हो गया कन्वेंशनल, और इसके अंदर दो हमारे पास स्टेजेस हैं। तो तीसरी स्टेज जैसे क्या आते हैं, गुड बॉय, नाइस गर्ल, ओरिएंटेशन। गुड बॉय, अब कुछ लोगों को ना बड़ी खरीद का शौक होता है कि यानी हम जैसे कहते हैं तो हमारा बेटा बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छे काम करता है, ये तो सबकी बात को मानता है। अब इसको नशा लग जाता है कि मुझे मेरी तारीफ होती है। यानी गुड बॉय, नाइस गर्ल, ओरिएंटेशन, तो यहाँ पे उन्हें होता है कि मेरी तारीफ होगी, मुझे वैल्यू मिलेगी, मुझे रिकॉग्निशन मिलेगी, मेरे सबके सामने नाम आएगा, बस इस वजह से काम कर रहे होते हैं। यानी अगली स्टेज के अंदर हम आ गए 10 साल के बाद है। और फिर उसके बाद उसका फोर्थ है लीगल ओरिएंटेशन, लॉ, ऑर्डर, सोशल सिस्टम, हेडोनिस्टिक ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल रेलिवेंट ओरिएंटेशन। ये आपने नाम वगैरह याद कर लेने हैं, कि किसी नाम से पेपर के अंदर बात कर सकता है। ठीक है, यानी लीगल ओरिएंटेशन जैसे कि लॉ है, और लॉ, ऑर्डर, सोशल सिस्टम, हेडोनिस्टिक ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, किसी नाम से भी ये बात कर सकते हैं। ये वाले लोग कहते हैं कि रूल्स आर अब्सोल्यूट। रूल्स है ना, ये इनको फॉलो किया जाना चाहिए। रूल्स कांट बी ब्रोकन, रूल्स को, असूलों को हमें जो है ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसकी बात करते हैं कि कन्वेंशनल लेवल के अंदर ये वाली बात होती है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे फोर्थ स्टेज के अंदर हम रूल की बात कर रहे थे। इसके बाद आ जाते हैं लेवल 3 के अंदर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल या पोस्ट एडल्सेंस भी कहते हैं। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरालिटी है। यहाँ पे क्या होता है, सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी यहाँ पे वो ऑटोनॉमी वाली बात आ जाती है। कहते हैं अगर रूल्स ठीक नहीं है तो रूल को चेंज किया जाना चाहिए। कहते हैं इंडिविजुअल जो राइट्स है ना वो मैटर करते हैं। अगर कानून काम नहीं कर रहा तो लॉ को चेंज होना चाहिए। यानी अगर हमें कोई कानून जो है वो काम नहीं कर रहा तो उस कानून को तब्दील होना चाहिए। ये इमिनेंट जस्टिस के भी खिलाफ हैं। और ये रियल कॉपरेशन जो था ना वो कॉपरेशन की बात थी, तो इसकी ये बात करते हैं। ये रूल को मुसलत करने की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि रूल खराब है तो रूल को तब्दील करें, कोई रूल को हमें फॉलो नहीं करना। इसके बाद अगली स्टेज आती है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट यूनिवर्सल। आखिरी स्टेज है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। अब इसके अंदर है वो कहते हैं कि हमें इंसानियत के लिए बेस्ट करना है, हमें इसकी परवाह नहीं है कि रूल क्या है। यानी रूल जैसे मर्जी है, हमें इंसानियत की बेहतरी के लिए काम करना है। ये रूल तो बिल्कुल खातिर में ही नहीं लेते। जैसे नेल्सन मंडेला देख लें कि वहाँ रूल जो है वो ब्लैक की साइड चलती थी। इवन ये देख लें कि ये जो अमेरिका के अंदर सिविल वार शुरू हुई थी, तो वो बेसिकली वहाँ पे अमेरिका के अंदर रूल था ना कि जो गोरे हैं सारे रूल उन्हीं के लिए हैं। जो बस के अंदर सीट जो है वो गोरे की मिलेगी, काले को नहीं मिलेगी। तो एक औरत थी जिसको जो बस के अंदर इंटर हुई, और वहाँ पे जो है ना सीट के ऊपर बैठी तो गोरा आया, तो उसने कहा कि सीट्स दे दे मुझे। तो उसने कहा नहीं कि मैं नहीं दे सकती, उस औरत ने कहा। तो वो उसने गोरे ने उसे मारा, पुलिस को कॉल कर दी, पुलिस को ले दी, पकड़ लिया। और बाद में जो है मतलब इस एक औरत की स्टेटमेंट की बुनियाद पे कि मैं मतलब नहीं खड़ी हो सकती, इसको लेके बाद में सिविल वार अमेरिका के अंदर स्टार्ट हुई थी। और कालों को जो है वो बाद में हक मिले थे, उनके लिए कानून के अंदर जगह बनी थी। तो बेसिकली ये जो लोग होते हैं जो बड़े लेवल पे काम करते हैं, तो नेल्सन मंडेला कायदे आजम है, तो इन्होंने ये प्रेफर यूनिवर्सल प्रिंसिपल इंस्टेड ऑफ सोशल प्रिंसिपल, जो मकामी असूल बने हुए हैं उनकी बजाय उन्होंने जो है वो दुनिया के जो असूल हैं उसको प्रेफर किया। तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो हमारे पास सोशल कंट्रैक्ट है, ये इसको आप कह सकते हैं कि छोटे लेवल से इंडिविजुअल लेवल पे हम अगर कोई बगावत करते हैं, अगर रूल की खिलाफ वर्जी करते हैं तो सोशल कंट्रैक्ट में आएगा। और अगर हम बड़े लेवल पे कर रहे हैं यूनिवर्सल एथिकल, बड़ी इज्तमाही सोच के लिए, बड़े पर्पज के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो पोस्ट लेवल लेवल। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ था सोलबर्ग की थ्योरी के ऊपर। तो क्रिटिसिज्म क्या था? एक तो कॉरल गिलियान जो है वो गिलीगान, कैरल गिलीगान, इसने इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया था। और इसने कहा कि जो 72 सैंपल लिए थे इसने कोहलबर्ग ने,
वो इसने मेल के से लिए थे। और ये जो थ्योरी इसने इम्प्लीमेंट की ये भी मेल से की है, यानी वो जो सवालों के जवाब भी मेल से लिए और वो चोरी करने वाला भी मेल है। तो कहते हैं कि सारे जो है ये थ्योरी मेल के ऊपर इम्प्लीमेंट की है, इसके अंदर फीमेल शामिल नहीं है। और फीमेल की एथिकल वैल्यूज और होती है, फीमेल केयरिंग होती है, तो वो उस तरह नहीं सोचती जैसे मेल सोचती है। तो कहते हैं कि ये सिंपल जो था बाइस था, तो ये तो यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है, ये हर कल्चर में हर जगह पे अप्लाई नहीं हो सकती, लोगों की मुख्तलिफ सोच होती है। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन उसने क्रिएट की कि ये जो कहानी उसने घड़ी थी, ये कहानी कोई हकीकत के ऊपर मबनी है, हाइपोथेटिकल है, तो उसको थ्योरी भी ठीक नहीं है। मेच्योरिटी एंड कॉग्निशन आल्सो डिडेंट कंसिडर, तो इसके अंदर ये भी नहीं देखा गया कि वो बंदा कितना मेच्योर है, कम्युनिकेटिव लेवल क्या है जो जवाब देने वाले हैं, इस वजह से करके हम इसकी मुखालफत करते हैं, ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो स्टेज 5 और स्टेज 6 के अंदर जो डिफरेंस की बात की थी, तो यानी वो सोशल कंट्रैक्ट और इंटेंशन, जब इंडिविजुअल के राइट्स की बात हो, बेनिफिट की बात हो, और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल जो 6 स्टेज है, वो लार्ज कम्युनिटी की जो बात हो उसके अंदर देखेंगे। मोरल रियलिज्म, कॉपरेशन, डायलेमा, रीजनिंग, इसके ऊपर हम पहले बात कर चुकी हैं, जिन क्या मैंने ये बताया था आपको, जहाँ भी ये चीज़ आपने देखनी है। बाकी यहाँ पे मैंने 11 सवाल प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, एक एक सवाल को प्रैक्टिस कीजिएगा, और किसी भी सवाल का पता ना चलेगा, ये सवाल अगर 11 कर लिए ना तो इनसे बहर से कोई नहीं आएगा, इसी तरह का इन्हीं में से समझ कोई सवाल आ सकता है, नहीं आया तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब बता दें कि अगर आप आज के इस लेक्चर के अंदर मोरल डेवलपमेंट थ्री बाय कोहलबर्ग या मोरल डेवलपमेंट थ्री बाय जीन कैगे, किसी को क्वेश्चन है तो हमारे पास 10 मिनट में है अभी। ये किसी को कोई सवाल? सर जी जी। सर एक तो आपने वो बताया ना सॉरी हेट्रीनोमियस, और एक सर आपने ऑटोनोमियस। सर ऑटोनोमियस थोड़ा सा दोबारा बता दें। दो तरह की मैंने मोरालिटी की बात की, जो जेम्स आगे बात करता है, हेटेरोनॉमस और अटानोमस। हेटेरोनॉमस वो होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी अपनी मोरल वैल्यूज कोई नहीं होती, यानी उनके ऊपर मोरल वैल्यूज मुसल्लत होते हैं। यानी छोटा बच्चा जो काम करता है ना, उसको सारे बताने वाले का, बेटा आपने ये काम करना है, आपने सीधे दुकान पे जाना है, आपने रास्ते में किसी से बात नहीं करनी, आपने ये फलां चीज नहीं खानी, फलां काम नहीं करना, ये हाथ करने हैं, आपके कपड़े साफ कर, ये हर चीज बहस से मुसल्लत की होती है। यानी बच्चे की अपनी कोई नॉर्म वैल्यू कम्प्लेक्स उसकी कोई तरह डेवलप नहीं होता कि वो अपनी नॉर्मल नॉर्म वैल्यूज जो है अपने असूल जवाब खुद मुतय्यन करे, अपनी मोरल वैल्यूज खुद डिसाइड करे, तो बच्चा भी इस काबिल नहीं होता, और बहस से डिक्टेशन भी उसे मिल रही होती है, इसे हम हिसारों नमक बोलते हैं। जबकि दूसरी अटानमस है कि अब बच्चा बड़ा हो गया, अब वो अपना अच्छा बुरा समझने लग गया, अब उसके अंदर मोरल वैल्यूज अखलाकियात की सेंस पैदा हो गई है। अब वो समझता है कि ये जो काम कर रहा हूँ ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये काम मैं ठीक कर रहा हूँ, ये काम सोसाइटी के लिए बेनिफिट है, ये काम सोसाइटी के लिए, घर के लिए, लोगों के लिए ठीक नहीं है। तो ऑटोनमस के अंदर बच्चा बड़ा हो जाता है और वो अपने फैसले खुद ले सकता है, और खुद उसे तमीज होती है कि मैं कौन सा काम ठीक है कौन सा गलत है। तो ऑटोनमस है, और हेटेरोनमस में बहस से जो लोग कह रहे थे उसको फॉलो कर रहे थे। और कुछ? शुक्रिया सर। सर एक क्वेश्चन है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये मैंने डिफरेंट बुक्स में पढ़ा है, तो कहीं पर थॉमस हॉब्स आ रहा है, कहीं पर जॉन लॉक आ रहा है, और कहीं पर रूसो आया है। मतलब ये किसने पहले थ्योरी दी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में? ये तो लेक्चर मुझे समझ में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कि ये इसके ऊपर पहले बात किसने की थी। आप अच्छा जी, जवाहर लाल की थैंक बात कर रहे हैं, रोस्को की बात कर रहे हैं, और तीसरा किसकी बात की? थॉमस हॉब्स। तो जो जॉन लॉक है, रोस्को है, उसकी तो चलो हमें पता है कि किस किस कंसेप्ट की ये बात करते हैं, वो थॉमस का तो मुझे अंदाजा नहीं है। सर तो इन तीनों ने जब वो मैंने पढ़ा तो इन तीनों का ही मतलब वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं, लेकिन ये मालूम नहीं हो रहा है कि ये एक पेपर में भी आया था कि ये किसने थ्योरी दी है, लेकिन उसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा। आपने ये बाद में जो आंसर है ना इसका क्वेश्चन, ये मुझे करे, मैं इसको सर्च करके ना फिर आपको बता दूंगा, जो जी मुझे जी, नहीं है। थैंक ठीक यू। है। और दूसरा वो जो हमारा ग्रुप है ना, दूसरा पहले वाला ग्रुप है,
क्योंकि उसके अंदर सवाल काफ़ी आ जाते हैं, तो मैं मसरूफ भी काफ़ी होता हूँ। तो मैं फिर एक दो सवाल हो ना, तो फिर मैं उसको जवाब दे लेता हूँ कि उनको सवाल आया, एक आया, फिर उसका जवाब दे देते, फिर अगला। अब मैं जब भी ग्रुप को व्हाट्सएप ओपन करता हूँ तो 50 50 60 60 मैसेज होते हैं। तो मैं फिर इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसको देख सकूँ, तो इसलिए मेरे ख्याल है कि आपकी अपनी डिस्कशन चलती रहती होगी, तो वो फ्रूटफुल भी होगी शायद। अगर आपका किसी कोई सवाल हो तो मुझे पर्सनल में कर दिया करें, जो फ्रेंड वाले लोग हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है तो मुझे पर्सनल में कर दिया करें, या ग्रुप के अंदर एक दो मैसेज है तो फिर मैं रिप्लाई कर देती हूँ। ज़्यादा तो फिर वो मेरी मुश्किल हो जाती सही है सर। जी। अच्छा सर, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है, तो इसको किससे कॉग्निटिव मतलब जो पियाजे थ्योरी है, तो उससे रिलेट करें, डिड्यूस करें आंसर को, या इसकी अपनी एक सीमित है? है। वैसे देखिए, इससे इससे हट के है, जीन त्यागे की अपनी अप्रोच थी, इसकी अप्रोच अपनी है। बाकी ये है कि जो जीन त्यागे ने अपनी मॉरल डेवलपमेंट शुरू दी है ना, तो वहाँ पे वो बात करता है कि जो कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट जो फार्मल स्टेज है ना, यानी जो हमारी बच्चा कंक्रीट स्टेज के अंदर होता है, फार्मल की स्टेज के अंदर होता है, वो बच्चा जी जी। ऑटोनॉमी में आता है, ऑटोनॉमस में आता है। और वो बच्चे जो सेंसरी और प्री ऑपरेशनल के अंदर होते हैं, वो हेटारोनॉमस के अंदर आते हैं। ठीक है, वो जीन त्यागे अपनी वो अ- उस थ्योरी के अंदर बात करते हैं। लेकिन वैसे हम इसको मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को और बर्थ का ताल्लुक जीन त्यागे की थ्योरी करने तो डेवलपमेंट से नहीं है, वो एक अपनी एक अलग से डायरेक्शन है। अच्छा, मतलब इसका अलग से ग्राफ बना के और एज वाइज उसको जी मतलब जी क्लासिफिकेशन करें, जैसे याद हो। जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सही, थैंक यू। चलिए ठीक है, कोई सवाल हो तो आप प्रश्नों में कर लीजिएगा, और या अभी कोई है तो बता दें। अभी है मतलब ऐसे 3 4 मिनट हैं। चलिए ठीक है, अपना ख्याल सर। रखिएगा। जी इरफान साहब, कोई सवाल है आपका? जी सर, बेसिकली जब हम यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो मतलब कि हमें डेमोन्स्ट्रेशन दी जाती है, फॉर एग्जांपल कि काउंसलिंग की जाती है आपको। फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश में जा रहे हैं तो वहाँ पे लिंग्विस्टिक और लिटरेचर के दो मतलब के वो होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दी जाती है, वहाँ पे काउंसलिंग की जाती है। तो वो जो हमें काउंसलिंग की जाती है, की जा रही होती है, वो हालांकि हम एडोलसेंस एज में आ चुके होते हैं, फिर भी हमें कोई और सिखा रहा होता है, समझा रहा होता है, वो किस में आ जाएगी सर फिर? अब जहाँ पे उसको हम लर्निंग तो पूरी लाइफ में चलती रहती है, यानी लर्निंग तो कभी स्टॉप नहीं होती। वो तो 60 साल 70 साल ये इनफॉर्मल लर्निंग है। इसको हम डायरेक्टली इस तरह तो नहीं जोड़ सकते कि ये हम जो है हेटेरोनॉमस है कि मोरल वैल्यूज सीख हैं। ये समझे समझे गाइडेंस है, जो तो सारी लाइफ में चलती रहती है। तो इसको हम मोरल वैल्यूज से बेसिकली मुराद नहीं होता है कि किसी चीज़ को अच्छा या बुरा समझना, यानी मेरी परसेप्शन किसी चीज़ के हवाले से क्या है, कोई चीज़ अच्छी है या कोई और क्या सोचता है कि चीज़ गलत है। तो अच्छे बुरे की तो आपको पता होगा, यहाँ पे गाइडेंस काउंसलिंग लर्निंग, ये फिर सारी लाइफ चलती रहती है। मेरा नहीं ख्याल कि हम इसको उसके साथ रिलेट करें। अच्छा जी, थैंक यू। ओके जी, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, जजाकल्ला।